गर्मी में 5 बहुओं के मिडिल क्लास ससुराल में आया पहला एसी। बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे इस गर्मी में काम। सच में मैं तो परेशान हो गई हूँ। दरअसल तीनों बहुएं गर्मी का सामना करते हुए एक छोटे से किचन में एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तनीषा आलू काटती है तो अनन्या बर्तन धो रही थी। वहीं सुप्रिया खाना बनाते वक्त कहती है कि दीदी, वो तो हमारे पूरे परिवार में इतना प्यार है कि सब छोटे से घर में साथ मिलकर रह रहे हैं, वरना तो कब का बंटवारा हो जाता। सही कहा देवरानी जी आपने। तीनों बहुएं गर्मी से परेशान होने के बावजूद आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना बनाती हैं और थोड़ी ही देर में हॉल में बैठा कर सभी को खाना खिलाती हैं और सामने रखा कूलर चलाती हैं। बहू, तुम तीनों की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी गर्मी में भी किचन में खड़ी होकर खाना बनाती हो, वो भी इतना टेस्टी। हाँ बहू, वरना हम लोग अगर इस गर्मी में 2 मिनट भी बिना कूलर के रह ले तो पसीने की नदियां बहने लगेंगी। अरे एक पंखे पर जिंदगी गुजारनी पड़ती तो घर में लड़ाइयाँ नहीं, खून खराबा होता। हाँ वो तो है। वैसे अभी खाना खा लीजिए, वरना काम पर जाने में देरी हो जाएगी। सुप्रिया की बात सुनकर सभी जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर देते हैं और खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं बहुएं भी घर के कामों में लग जाती हैं। फिर इसी तरह रात को जब सभी कूलर ऑन करके हॉल में सोते हैं तो आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आज कूलर मेरी तरफ रहेगा। अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे कूलर आपकी तरफ रहेगा? हमें भी गर्मी लग रही है, आज तो कूलर मेरी तरफ रहेगा। अरे तुम दोनों कूलर के लिए इतना झगड़ रही हो, अगर गलती से हमारे घर एसी आ गया तो फिर क्या करोगी? तीनों बहुओं की नोक झोंक सुनकर बगल में न्यूज़पेपर पढ़ रहा रामलाल कहता है, अरे तौबा तौबा, एसी आ गया तो पता है बिजली का बिल कितना आएगा। पहले कोई कूलर को बंद करो, वरना मेरा कलेजा बाहर निकल जाएगा। रामलाल की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और हमेशा की तरह पूरा परिवार एक साथ हॉल में सो जाता है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन बगल की पड़ोसन घर आती है। और बताओ राजवंती बहन, क्या हाल चाल है? अरे रूबी बहन, आप आइए, कैसे आना हुआ? मैं अभी बहुओं से बोलकर नींबू पानी बनवाती हूँ। राजवती रूबी का स्वागत करके उसे बिठाती हैं और तभी बहुएं नींबू पानी लेकर आती हैं। अरे आपकी तीनों बहुएं तो बहुत संस्कारी हैं, अब चौथी बहू कब ला रही हैं? एक बार कोई अच्छी लड़की मिल जाए फिर चट मंगनी पट ब्याह करवा दूंगी। मेरी नजर में एक बहुत ही संस्कारी, सुंदर और समझदार लड़की है, बिल्कुल आपकी तीनों बहुओं की तरह। बोलिए तो मैं बात करूं? अरे हाँ, क्यों नहीं, आप बात आगे बढ़ाइए। रिश्ता तय हो गया तो शादी भी करवा देंगे। वैसे भी अभिषेक कभी मेरी बात को टालेगा नहीं। ठीक है, तो आप अभिषेक का फोटो दे दीजिए, मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। रूबी की बात सुनकर राजवती तुरंत रूबी को अभिषेक का फोटो देती है और रूबी फोटो लेकर चली जाती है। कुछ दिनों में रिश्ता तय हो जाता है और धूमधाम के साथ अभिषेक की शादी आराधना के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू अपने दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो, आज से ये घर तुम्हारा ही है। बड़ी बहू गृह प्रवेश करवाओ। राजवती की बात सुनकर तनीषा आरती करती है और आराधना अपने दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। वैसे तो हमारा पूरा परिवार एक साथ ही सोता है, लेकिन 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 क्या? कुछ नहीं देवरानी जी, ननद जी तो मजाक करने की आदत है उनकी। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। सुप्रिया आराधना और अभिषेक को उनके कमरे में ले जाकर छोड़ देती है और फिर पूरा परिवार सो जाता है वहीं कमरे में। मुझे इस गर्मी में नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ एसी वाला कमरा कौन सा है? अरे मैडम, आपकी शादी किसी बिजनेसमैन से नहीं बल्कि मिडिल क्लास फैमिली में हुई है। यहाँ एसी तो दूर की बात है, एक नया कूलर भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। न जाने अब इस घर में मैं ऐसे कैसे एडजस्ट करूंगी। हे भगवान, अब तो सब कुछ आपके हाथ में ही है, प्लीज सब संभाल लेना। आराधना भगवान से प्रार्थना करते हुए सो जाती है और फिर अगले दिन सुबह उठकर अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए किचन में पहुंचती है। अरे देवरानी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैंने सोचा आज मेरी पहली रसोई है तो मैं सबके लिए सुबह सुबह उठकर आलू की सब्जी और रोटियां बना दूं। चलिए फिर हम भी आपकी मदद करवा देते हैं। इतना कहकर चारों बहुएं अलग अलग काम में लग जाती हैं और पंखा न होने की वजह से सभी को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। दीदी, काश हमारे किचन में भी पंखा होता तो शायद इतनी गर्मी ना लगती। देवरानी जी, एक ही कूलर है पूरे घर में, वो भी सेकंड हैंड, अब पंखा कहाँ से आएगा? हाँ, और फिर घर भी इतना मुश्किल से चल रहा है, पंखे खरीदने की बात कैसे करें? सभी की बातें सुनकर आराधना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और पसीने से लथपथ होकर पहली बार गर्मी में खाना बनाकर सभी को खिलाती है। बहू, हमने सोचा था तुम बड़े घर से हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता होगा, लेकिन तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया।
सच में भाभी, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। अच्छा, मेरा खाना तो हो गया, मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर सौरभ के साथ बाकी लोग भी काम पर चले जाते हैं और रोज की तरह बहुएं घर के कामों में लग जाती हैं। इसी तरह फिर रात को अचानक घर की बिजली चली जाती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं लव मैरिज कर लेती, कम से कम एसी की हवा तो खाने को मिलती। इतनी गर्मी में मैं अब कैसे रहूंगी। आराधना पसीने से लथपथ होकर गुस्से से बाहर आती है। तभी वो सभी घर वालों को देखती है जो गर्मी को भूलकर एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। रामलाल हाथों से पंखा डुला रहा था। अरे आजा बहू, वहाँ अकेले काम क्या कर रही है, हम सबके साथ बैठ। अरे हाँ बहू, आकर बैठ जा। वैसे भी इस अंधेरे में अकेली खड़ी रहेगी ना तो भूत आकर पकड़ लेगा। सभी के सिर से पसीना टपक रहा है, लेकिन फिर भी चेहरों पर मुस्कान ने डेरा जमा रखा है, जिसे देखकर आराधना हैरान हो जाती है और जाकर सभी के बीच बैठती है। इतनी गर्मी में भी आप लोग इतनी ज्यादा रिलैक्स कैसे हैं? देवरानी जी, यहाँ ऐसा ही है, अगर घर में आग भी लग जाए तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान दूर नहीं होती। हाँ, हम सबको तो बस साथ बैठने की देर है, आपस में प्यार ही इतना है कि हंसी मजाक कभी रुकता ही नहीं। मैं भी पागल थी जो पापा पर गुस्सा हो रही थी। पापा ने मेरे लिए अमीर घर नहीं अच्छा घर ढूंढा है। यहाँ लोग परेशानी में भी एक दूसरे का साथ देते हैं और खुश रहते हैं। मेरे घर में तो एसी होने के बावजूद चेहरों पर मुस्कान नहीं, परेशानी हुआ करती थी। ये सोचकर आराधना भी सभी के साथ घुल मिल जाती है और हंसी मजाक करना शुरू कर देती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और आराधना अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। तभी एक दिन घर के छोटे बेटे शिवम के लिए एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आता है। बेटा, अब तेरी भी उम्र हो गई है, बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है, तू भी अब शादी कर ले। ठीक है माँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो, शिवम तो शादी के लिए तैयार है, बहू तुम लोगों का क्या कहना है? पापा जी, जिसे शादी करनी है वो तैयार है, तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। इस तरह सभी घर वालों की सहमति के साथ कुछ ही दिनों में शिवम की शादी सिमरन के साथ करवा दी जाती है और इस तरह घर में 5वीं बहू का भी गृह प्रवेश होता है। बड़ी बहू, अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। अब मेरे जाने के बाद तो घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है, तो क्यों न अभी से ही। ठीक है मामी जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर तनीषा सिमरन का गृह प्रवेश करवाती है और फिर शिवम और सिमरन एक साथ जाकर कमरे में सो जाते हैं। पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह। अरे भाभी, आज तो आपकी पहली रसोई है, क्या बना रही हैं आप खाने में? आप बताइए नरन जी, आपको क्या खाना है? आप जो फरमाइश करेंगी मैं वही बनाऊंगी। भाभी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे लिए भिंडी आलू की सब्जी और मसालेदार। नैना अपनी फरमाइश शुरू करती है कि तभी ये सब देखकर पोछा लगा रही सुप्रिया कहती है, नहीं जी, आज पहली रसोई है, किसी का बर्थडे नहीं जो घर में इतना सारा खाना बनेगा, और फिर बिना मतलब का देवरानी जी को क्यों परेशान करना। दीदी, इसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। अगर ननन जी को आलू भिंडी की सब्जी और मसालेदार खाना खाना है तो मैं बना दूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। इतना कहकर सिमरन किचन में जाती है और बिना किसी की मदद के खाना बनाना शुरू कर देती है। एक ही पंखा होने की वजह से बार बार सिमरन साड़ी के पल्लू से अपना पसीना पोंछती है। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, लेकिन मेरे होते हुए मैं जेठानी जी को क्यों परेशान करूं। और फिर भले मेरे घर में एसी था, लेकिन प्यार नहीं, और फिर कुछ पानी के लिए खोना भी पड़ता है। सिमरन शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि वो पहले अपने चाचा चाची के साथ रहती थी और उनके तानों से वो परेशान हो जाया करती थी। इसलिए वो अपने ससुराल आकर सभी का दिल जीतने की कोशिश करना शुरू कर देती है और टेस्टी खाना बनाकर सभी को खिलाती है। देवरानी जी, मानना पड़ेगा, आपने अकेले इतना टेस्टी खाना बनाया है। वैसे आप बैठी क्यों हैं? हम सबके साथ खाना खाइए। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, पहले आप लोग खा लीजिए, फिर मैं सबको खिलाकर बाद में खा लूंगी। बहू, गर्मी में बार बार खाना गर्म करने की क्या जरूरत है? तो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। चल, हम सबके साथ बैठकर खाना खा। हाँ देवरानी जी, आपको भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप हम सबके साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। मामी जी, लोग ससुराल में शादी करके दुखी होते हैं, लेकिन आप जैसा परिवार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर सिमरन सभी के साथ एक ही कूलर के सामने बैठकर खाना खाती है और फिर दोपहर में सिमरन कपड़े धोने लगती है। पूरी 2 बाल्टी कपड़े हैं, जल्दी जल्दी सारे कपड़े धो लेती हूँ, फिर रात में खाने की तैयारी भी करनी है। और आज तो सब छत पर सोने वाले हैं, छत पर भी गद्दा बिछाना पड़ेगा। ये सोचकर सिमरन बाथरूम में रखे सारे कपड़े धोने लगती है। तभी वहाँ तनीषा आती है। ये क्या देवरानी जी, आप सारे कपड़े अकेले धो रही हैं? दीजिए, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके भी कोई कपड़े हों तो दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, आपकी शादी कल ही हुई थी और आप आज से ही घर की जिम्मेदारियां ऐसे संभाल रही हैं जैसे घर की बड़ी बहू हैं आप। सच में देवा जी बहुत लकी हैं जो उनकी शादी आपसे हुई है।
इतना कहकर तनीषा वहां से चली जाती है और सिमरन सारे कपड़े धोकर सुखाती है और धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभालने लगती है। और फिर एक दिन, एक तो इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से पैर भी साथ नहीं दे रहा। इतना दर्द हो रहा है कि अब सहा नहीं जा रहा। बेचारी बहुओं को भी नहीं कह सकती। सुबह शाम एक छोटे से पंखे की हवा में किचन में काम करते करते वो भी परेशान हो जाती होंगी। राजवती अपना दर्द सहकर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां हाथ में तेल की कटोरी लेकर सिमरन साथ ही चारों बहुएं आती हैं। दीजिए मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। हाँ, और मैं आपका सर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी क्या जरूरत है। हाँ, फिर हम पांचों के होते हुए आपको दर्द सहना पड़े तो हम किस काम के हैं। इतना कहकर सुप्रिया और सिमरन राजवती के पैर दबाने लगती हैं। वहीं अनन्या और आराधना कूलर चलने के बावजूद तेज गर्मी की वजह से हाथ का पंखा डुलाती हैं और तनीषा सिर में मालिश करती है। सच में बहू, मैंने अगले जन्म में जरूर कोई पुण्य का काम किया होगा। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी 5 बहुओं से नवाजा है। और सिमरन बहू, तुझे पाकर तो मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, भले ही मैं नई नवेली बहू हूँ, लेकिन आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं इस घर पर बोझ नहीं बनूंगी। देवरानी जी, इस घर में कोई भी एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा है। और देखना, एक दिन हम इस गरीबी से भी छुटकारा पा जाएंगे। सभी हॉल में राजनीति की सेवा करते हुए कूलर चलाकर बातें कर रहे थे। तभी वहां रामलाल आता है और कूलर चलता देखकर अपने सीने पर हाथ रख लेता है। अरे दैया, कोई कूलर बंद करो भाई। दिन भर कूलर चलेगा तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। रामलाल की बात सुनकर फिर से एक बार घर में हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं। पूरा परिवार गर्मी में भी खुश रहने की कोशिश नहीं छोड़ता, लेकिन फिर धीरे धीरे गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर एक दिन जब पांचों बहुएं किचन में पसीने से लथपथ होकर काम कर रही थी, तब आज तो ऐसा लग रहा है ये गैस नहीं बल्कि सूरज का छोटा रूप है। सच में आज तो इतनी गर्मी है कि 4 लीटर पानी पीने के बावजूद गला सूखा ही है। ऊपर से ये पंखा भी नहीं है जो थोड़ी सी सुकून की सांस ले सके। ये आप लोग दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये मेरा सर अचानक घूम क्यों रहा है? सुप्रिया तुरंत सिर पर हाथ रखती है और अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। देवरानी जी, आप ठीक तो हैं? क्या हो गया आपको? देवरानी जी बेहोश कैसे हो गई? अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कहीं इनकी तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। हाँ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। आप लोग इन्हें बाहर लेकर जाइए। सिमरन तुरंत डॉक्टर को फोन करके बुलाती है। सभी लोग सुप्रिया को ले जाकर हॉल में रखे छोटे से कूलर के सामने लेटाते हैं। देखिए, घबराने की तो कोई बात नहीं है। आप सब लोग थोड़ा पीछे जाइए, मैं अभी इनका चेकअप करता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर सभी पीछे हो जाते हैं और घर में तनाव होने की वजह से सिमरन फोन करके घर के सभी मर्दों को भी बुला लेती है। और फिर थोड़ी देर बाद, डॉक्टर क्या हुआ? सुप्रिया ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो बेहोश क्यों हो गई? देखिए, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन गर्मी की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है। मैं दवाई देकर जा रहा हूँ, शाम तक होश आ जाएगा। और जितना हो सके आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। इतना कहकर डॉक्टर दवाई देकर वहां से चले जाते हैं। और कुछ ही देर बाद जब सुप्रिया को होश आता है तो, सुप्रिया तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आप घबराइए मत, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा चक्कर आ गया था गर्मी की वजह से। सुप्रिया की बात सुनते ही सभी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ये सब देखकर आराधना को बहुत गुस्सा आता है। और फिर रात को, क्या हुआ आराधना? सुबह से तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कोई बात है क्या? क्या फायदा आपको? बात बताकर कौन सा आप मेरी परेशानी दूर कर देंगे? अरे एक बार तुम कहो तो सही, आखिरकार बात क्या है? आपको पता नहीं है क्या हुआ है? आप 5 भाई हैं, उसके बावजूद आप लोग घर में एक एसी नहीं ला सकते हैं। गर्मी में काम करने की वजह से आज जेठानी जी बेहोश हो गई हैं। कल मैं बेहोश हो जाऊंगी। आप लोगों को तो अपनी पत्नियों की जरा सी भी फिक्र नहीं है। हम दिन भर रसोई की आग में जलते हैं, लेकिन हमारी परवाह किसी को नहीं है। इतना कहकर आराधना वहां से चली जाती है और अभिषेक परेशान होकर छत पर जाता है, जहां उसके चारों भाई बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। आज जो हुआ शायद वो नहीं होना चाहिए था। गर्मी की वजह से हमारी पत्नियों को कितना सब कुछ झेलना पड़ता है। सच में, अगर मैंने सुप्रिया की जरूरतों का ध्यान रखा होता तो शायद आज सुप्रिया की ये हालत ना होती। भैया, बात सिर्फ एक एसी की ही है, क्यों ना हम एसी खरीद लें? अरे तू पागल हो गया क्या? तुझे पता भी है एसी कितने रुपए का मिलता है? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? भैया, हम सबके पास थोड़े थोड़े पैसे जरूर होंगे, क्यों ना हम उन सबको इकट्ठा करके गिनती करें, क्या पता एसी खरीदने के पैसे हो जाएं। शिवम की बात सुनते ही सब अपने अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं और कोई गुल्लक लेकर आता है तो कोई पर्स लेकर आता है और सभी मिलकर पैसे गिनने लगते हैं। पैसे कम हैं लेकिन पर्याप्त हैं। हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन हर दिन अपने परिवार वालों को गर्मी से तड़पता नहीं देख सकते। एसी इंस्टॉलमेंट पर भी तो खरीद सकते हैं ना?
भैया ने बिल्कुल सही कहा, हम पांचों मिलकर अगर अपने घर वालों को एक एसी तक नहीं खरीद कर दे सकते तो फिर हम कैसे पति और कैसे बेटे। ठीक है, तो फिर कल ही हम एसी इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर करेंगे। ये फैसला लेकर पांचों भाई हॉल में आकर सो जाते हैं और फिर अगले दिन सभी बहुएं हमेशा की तरह काम पर लग जाती हैं। दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम मिलकर काम कर लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। हाँ सुप्रिया तुम जाओ, हम काम संभाल लेंगे। सच में जेठानी जी, देवरानी के रूप में मुझे बहनें मिली हैं, बहनें। इतना कहकर सुप्रिया जाकर आराम करती है और चारों बहुएं मिलकर घर का सारा काम करती हैं और फिर दोपहर को सभी के साथ बैठकर हॉल में कूलर के सामने खाना खाना शुरू करती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त दोपहर में कौन आया होगा? चलो चलकर देखते हैं। हाँ दीदी चलिए, हम भी चलते हैं। पता तो चले आखिरकार बाहर इतना शोर किस बात का है। ये सोचकर पूरा परिवार दरवाजा खोलकर बाहर आता है, जहाँ एक बड़ा सा टेम्पो खड़ा था और आसपास के लोग बातें कर रहे थे। अरे इतना बड़ा पार्सल किसने मंगाया है? जरूर इसके अंदर एसी होगा। अरे नहीं नहीं, पार्सल हमारे मोहल्ले में मिडिल क्लास फैमिली का है, एसी थोड़ी हो सकता है। लेकिन फिर पार्सल भी तो इतना बड़ा है, जरूर इसमें कूलर होगा। तभी पूरा परिवार आगे बढ़ता है और टेम्पो वाले से पूछता है, भैया ये किसका पार्सल है? आप लेकर आ गए हैं, हमें तो कुछ नहीं मंगाया। आपके परिवार में से ही किसी ने मंगवाया होगा, क्योंकि मुझे एड्रेस यहीं का दिया हुआ है। क्या आप लोगों में से किसी ने मंगवाया है? देखकर तो एसी लगता है। नहीं, हमने नहीं मंगवाया, हमारे पास इतने पैसे थोड़े ना है। देखिए मैडम, हमारा काम था पार्सल पहुंचाना, अब चाहे किसी ने भी मंगवाया हो, एड्रेस आपका दिया हुआ है, तो अब आप इसको लेना ही आपको पड़ेगा। इतना कहकर टेम्पो वाला एसी घर के बाहर उतार कर चला जाता है। आखिरकार ये एसी किसने भेजा होगा? हम इसे अंदर घर के कैसे लेकर जाएं? अब हम इन्हें बता भी नहीं सकते कि एसी किसी और ने नहीं बल्कि हमने मंगवाया है। क्या हुआ दिव्या जी, क्या सोच रहे हैं आप? अरे नहीं कुछ नहीं। वैसे भाभी, जब एसी आ ही गया है तो क्यों ना हम इसे घर के अंदर भी लेकर चले। हाँ, क्या पता भगवान ने इस भरी गर्मी में हम पर तरस खाकर हमारी मदद की हो, क्यों ना हम इसे घर में लगवा लें। पापा आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी एसी वाले को फोन करता हूँ। इतना कहकर तरुण तुरंत एसी वाले को फोन करता है और एसी लगवाने के लिए घर बुलाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में भी एसी लगेगा। हाँ, हमारे घर का पहला एसी, अब गर्मी में हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूरे घर में खुशी का माहौल था। तभी एसी वाला आता है और एसी लगाने के लिए घर की वायरिंग चेक करता है। अरे इस घर में तो एसी लग ही नहीं सकती। क्या आप क्या कर रहे हैं, और ऐसा क्यों? घर बहुत पुराना होने की वजह से वायरिंग खराब हो गई है। एसी का कनेक्शन बिठाने की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो क्या हमें एसी लगवाने के लिए घर बदलना पड़ेगा? अरे नहीं, घर पर बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वायरिंग जरूर बदलनी पड़ेगी और ज्यादा खर्चा नहीं, बस 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। रमेश की बात सुनते ही सभी का गला सूख जाता है और रमेश वहां से चला जाता है। अरे छोड़ो सब, उदास मत हो, इस एसी को ले जाकर स्टोर रूम में रख दो। बहू, जब वायरिंग नहीं तो एसी किस काम का है। सभी के सामने 2 मिनट में सपने चूर चूर हो जाते हैं और सभी अलग अलग कमरों में जाकर बैठ जाते हैं। तभी पांचों भाई एक कमरे में बैठकर बातें करने लगते हैं। हमने सोचा था एसी मंगवा लेंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो एक और बड़ा खर्चा सामने आ गया। सच में हमने अपनी पत्नियों के बारे में सोचा तो सही, लेकिन क्या फायदा इस सोच का जब उनकी कोई मदद ही नहीं हुई हो। मैं ही पागल था जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद एसी के सपने देख बैठा। तभी आराधना कमरे के बाहर से गुजरते हुए सारी बातें सुन लेती है। मैं इन्हें ना जाने कितना भला बुरा कहा और इन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। आराधना दूसरे कमरे में बैठी सभी बहुओं के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। हमारे पतियों ने हमारे लिए एफर्ट किया, वो भी छुप कर। क्यों ना हम भी इस घर के लिए कुछ करें। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हम 5 जन हैं, अगर हम थोड़े थोड़े पैसे भी कमाए तो घर में काफी मदद होगी। मुझे क्राफ्ट आता है। हाँ, और फिर मुझे सिलाई अच्छे से आती है। हम कल से इन सारी चीजों की शुरुआत करेंगे। आखिरकार हमारे पतियों ने भी तो हमारे बारे में इतना सब कुछ सोचा है। उन्होंने हमारे लिए एसी खरीदा है, अब कनेक्शन हम लगवाएंगे। यह फैसला लेकर पांचों बहुएं हॉल में जाकर सभी के साथ सो जाती हैं और फिर कुछ दिनों बाद, अरे बहू, इतने सारे आम किसने मंगवाए हैं? हाँ, और ये ब्लाउज के पीस क्यों मंगवाए गए हैं? तभी दौड़ते हुए वहाँ पांचों बहुएं आती हैं। मम्मी जी, पापा जी, ये हमने मंगवाए हैं। आज से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। क्या बिजनेस? कैसा बिजनेस? मम्मी जी, आज से हम पांचों सबका सपना पूरा करने के लिए एक साथ अलग अलग तरह से मेहनत करेंगे और देखिएगा
एक दिन इस घर में एसी जरूर लगेगा। बहू वो तो सब ठीक है, लेकिन इतने सारे आम के पैसे कहाँ से आए? वो मम्मी जी, दरअसल जब हमने ये फैसला लिया था तो अगले दिन उसके हम उधार से आम खरीदने दुकान पर गए थे, लेकिन फिर तभी। यहाँ मैं आम बेच रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ। जो तुम्हें मुफ्त के दे दूं, पहले पैसे दो। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दीदी आप परेशान मत होइए, मेरी शादी में मुझे पापा ने बहुत सारे गहने दिए थे, हम उनमें से कोई एक गिरवी रख देते हैं। लेकिन देवरानी जी, जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, जब हमारा बिजनेस कामयाब हो जाएगा हम उसे छुड़वा लेंगे। ये फैसला लेकर आराधना अपने सोने के कंगन गिरवी रखती है और अगले दिन 30 किलो आम मंगवाती है। बहू तुम लोग हमारे लिए इतना सब कुछ सोच रही हो, देखना भगवान तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। हाँ मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से हमारी मेहनत जरूर कामयाब होगी। इतना कहकर बहुएं आम घसीटते हुए किचन में ले आती हैं और एक साथ बैठकर काटने लगती हैं। जेठानी जी, आपका अचार बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है। आम का मौसम है, गर्मी भी इतनी ज्यादा है, सब अचार खरीदेंगे। हाँ, बस एक बार सारे आमों को काटकर धूप में सुखा दो, फिर काम भी आसान हो जाएगा। तभी वहां फोन हाथ में लिए व्लॉग बनाते हुए सिमरन आती है। हेलो गाइस, ये देखिए, आज से हम पांचों बहुएं मिलकर मिडिल क्लास घर में एसी का सपना देख रही हैं और जल्द ही इसे पूरा भी करेंगी। अरे देवरानी जी, आप ब्लॉग बना रही हैं? हाँ, आज से मैं ब्लॉग बनाऊंगी। वैसे दोस्तों, पता है आपको इस रसोई में गर्मी इतनी ज्यादा है कि रोटियां भी चिल्ला कर कहती हैं, प्लीज मुझे मत सेको, मुझे मत सेको। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कुछ ही देर में आम काट कर धूप में सुखाते हैं। दीदी, मैं आसपास से लेकर रिश्तेदारों तक सबको बता देती हूँ, आज से हमने अपना बिजनेस शुरू किया है ताकि हमें अचार और बाकी सामानों के ऑर्डर्स मिल सके। अरे ऑर्डर से याद आया, मुझे ब्लाउज भी तैयार करना है, मैं जाकर सिलाई करती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया घर के छोटे से कोने में सिलाई शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर जब ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं तब इतने सारे आम के अचार क्यों बनाए हैं? और ये इतने सारे ब्लाउज के पीस क्यों हैं भाभी? हम पांचों ने मिलकर अलग अलग बिजनेस शुरू किया है। अचार, ब्लाउज और ये क्राफ्ट बेचने के लिए तैयार किया गया है। मतलब आप सब घर के काम के साथ अपना सपना पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, तो फिर तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका हाथ बटाएं। दीजिए अचार, मैं डिलीवर कर दूंगा। हाँ, और ये ब्लाउज साथ ही कुर्ती सुष्मिता काकी तक मैं पहुंचा दूंगा। तो फिर ये कुछ राखियां भी ले जाइए। काम पर जाते वक्त रास्ते में एक ब्रांच खुला मिलेगा, मीशो, वहां दे दीजिएगा। इस तरह सभी के पति सभी की मदद करने का फैसला लेते हैं और कोई अचार डिलीवर करने तो कोई ब्लाउज देने और कोई राखियां पहुंचाने निकल पड़ता है। फिर एक रात, अरे सुप्रिया दीदी, आप इस तरह कब तक सिलाई करते रहिएगा? रात काफी हो गई है, सो जाइए। मैं सो जाती, लेकिन यही वक्त है ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने का। ऑर्डर लेट हुआ तो क्या पता दोबारा न मिले। तो भी देवरानी जी, हम भी आपकी मदद करते हैं। अगर रातों की नींद खराब होगी तो हम पांचों की। इतना कहकर सभी बहुएं मिलकर सुप्रिया की सिलाई में मदद करवाने लगती हैं। और फिर अगले दिन, अरे अनन्या और आराधना, तुम दोनों कूलर बंद करके क्यों बैठी हो इतनी गर्मी में? देवरानी जी, मैं राखियां बना रही हूँ, अगर हवा से मोती इधर उधर हो गई तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, और आराधना तुम क्या कर रही हो? कलर से खेल रही हो? नहीं दीदी, मैं कलर आर्ट बना रही हूँ। शादी से पहले मैं ये सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया करती थी। ये देखिए, मैंने गणपति जी और लक्ष्मी जी बनाए हैं। वाह आराधना, तुम तो कला की मूर्ति निकली। सच में देखना, एक दिन हम सबकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसी तरह दिन बीतते हैं, बहुएं लगातार मेहनत करते हैं और फिर धीरे धीरे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन जब पांचों बहुएं मार्केट से सामान लेने जाती हैं। अरे बेटा, तुम ही हो ना जो राखी बनाकर ऑनलाइन बेचा करती हो? क्या तुम मुझे ऑफलाइन भी राखियां दे सकती हो? मैं तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। नहीं, ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। आप कल घर आकर राखियां ले जाइएगा। आराधना की बात सुनकर राजेश खुश होकर वहां से चला जाता है और पांचों बहुएं कपड़े की दुकान पर पहुंचती हैं। अरे आप लोग आइए और जल्दी बताइए, आज कौन से ब्लाउज के कलर के पीस दिखा दूं? भैया, आज ब्लाउज नहीं, कुर्ती के पीस दिखाइए, और हो सके तो पटियाला के भी। हाँ, अभी दिखाता हूँ। वीरेंद्र अलग अलग सूट के पीस दिखाता है और वो उन्हें पसंद करके खरीदती हैं और फिर जब वापस लौटने लगती हैं तभी रास्ते में, पैसे तो आने लगे हैं लेकिन थकान भी बहुत होती है। हाँ, और ऊपर से गली गली घूमकर सामान इकट्ठा करने में भी कितनी मेहनत लगती है। अब कामयाब होने के लिए रास्ते में कांटे तो बिछे ही रहेंगे, थोड़ी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तभी रास्ते में एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए सिमरन के पास आ जाती है। दीदी, आप ही है ना वो जो ब्लॉग वाली सिमरन दीदी है? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? दीदी, मैं आपके वीडियो देखती हूँ। आपके चैनल का नाम मेरे मिडिल क्लास फैमिली के सपने है ना,
देखना एक दिन बड़े होकर मैं भी अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करूंगी। इस तरह धीरे धीरे बहुओं की मेहनत रंग लाने लगती है। बहुएं मिलकर सिलाई से लेकर कंटेंट क्रिएटर, ब्लाउज से लेकर सूट और राखी से लेकर हैंडमेड ज्वेलरी तक का सफर तय कर लेती हैं। कुछ हफ्ते बीतते हैं और फिर एक दिन। बहू, आज तुम सब इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? मम्मी जी, आज हम सबका सपना पूरा होने वाला है। तनीषा इतना कहती है कि तभी रमेश आता है और घर की पूरी वायरिंग ठीक करने लगता है। अरे बहू, तुमने रमेश को क्यों बुलवाया? पता भी है वायरिंग ठीक करवाने में कितना खर्चा होगा। पापा जी, आज हम सबकी मेहनत रंग ले आई है। मेरे YouTube से पैसे भी आ गए हैं और जितने पैसे इकट्ठा किया उन सबको मिलाकर आज घर में एसी जरूर लग जाएगा। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। सभी बहुएं मिलकर किचन में टेस्टी टेस्टी पकवान बनाने लगती हैं और वहीं रमेश एसी फिट करके चला जाता है। जल्दी जल्दी सारा काम कर लेते हैं, फिर पहली बार एसी की हवा में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ, इस तो रोटियां भी गोल बनेंगी और सब्जी भी टेस्टी बनेगी। आज भी पांचों बहुओं के सिर से पसीना टपक रहा है, लेकिन आंखों में सपना पूरा होने की चमक भी थी। और फिर कुछ ही देर में बहुएं खाना बनाकर सभी के साथ जमीन पर बैठकर खाना शुरू करते हैं कि तभी, अरे तुम लोगों ने इतनी मेहनत जिसके लिए की है उसका इस्तेमाल करना ही भूल गए। अरे हाँ भाभी, आपने तो एसी अभी तक नहीं चलाया। रुके, मैं अभी एसी चलाती हूँ। इतना कहकर पायल पहली बार एसी का रिमोट उठाती है और एसी ऑन करती है। एसी की ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाती है। मानना पड़ेगा, तुम लोगों ने साबित कर दिया, रिश्तों में अगर प्यार और एकता हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। हाँ, आज आप सबके साथ और विश्वास की वजह से इस घर में एसी लग पाया है। बहू, तुम लोगों ने सिर्फ सपना ही नहीं देखा बल्कि सपना पूरा भी किया है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तुम पांचों मेरी बहू हो। पूरा परिवार भावुक हो जाता है और सभी खाना खाकर पहली बार एसी की ठंडी ठंडी हवा में चैन की नींद सोते हैं। पहली बार किसी के चेहरे पर ना उदासी है और ना ही पसीना। इसी तरह पूरा रात बीतती है और फिर अगली सुबह। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बाद सोकर उठे हैं। सच में मम्मी जी, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। सच में एसी की हवा में सोने का तो मजा ही अलग है। आज से हम सब हमेशा एसी ऑन करके ही सोएंगे। क्यों पापा, अब बिजली का बिल आसमान नहीं छुएगा क्या? अरे छुएगा, लेकिन अब मेरे बेटों के साथ मेरी बहुएं भी तो हैं, कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी उठाने के लिए। रामलाल की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और पूरा परिवार गर्मी को भूल खुशी खुशी एसी में सोने लगता है। तभी एक रात अचानक लाइट चली जाती है। लो जी, पहले गर्मी से परेशान थे और अब एसी बंद होने से सच में एसी में सोने की इतनी आदत हो गई है कि लाइट जाने से ज्यादा दुख एसी बंद होने का है। अच्छा, मतलब 2 हफ्ते एसी की हवा क्या लगी, सबकी आदतें बिगड़ गई हैं। चलो आज गर्म हवा में ही सो जाते हैं, छत पर जाकर पहले की तरह। रामलाल की बात सुनकर पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए छत पर जाकर लेटते हैं और सभी तारों को और देखने लगते हैं। मुश्किल था लेकिन हमने कर दिखाया। जब साथ पूरे परिवार का हो तो चीज कभी नामुमकिन नहीं होती। आज पूरे हुए सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि यादें हैं। निशानी है बहुओं की मेहनत की, बेटों की जिम्मेदारियों की और बड़ों के आशीर्वाद और साथ की। इस तरह एक मिडिल क्लास परिवार अपने घर में एसी लगाने का सपना पूरा करता है। पहली बार बिजली जाने के बावजूद चेहरों पर पसीना नहीं बल्कि सुकून भरी सांसों का एहसास और सपने पूरे होने की चमक है।